फेदर इन द कैप। ये इडियम एक ऐसी खास उपलब्धि या सम्मान के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी के मौजूदा अचीवमेंट्स में जुड़ जाती है। मतलब किसी के पास पहले से ही काफी सारी सफलताएं हैं और ये एक और नई अहम उपलब्धि उनकी शान में जुड़ जाती है, जिससे उनका रुतबा और भी बढ़ जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे बड़े गर्व से देखा जाता है, एक नया ताज। तो इस फ्रेज का इस्तेमाल ऐसी सिचुएशंस में होता है जहां कोई जीत या अकॉम्प्लिशमेंट एक बहुत ही अहम माइलस्टोन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट एक बेहद मुश्किल कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप हासिल कर लेता है, तो ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये उसकी मेहनत और काबिलियत का एक सबूत है। इसी कॉन्टेक्स्ट को बयान करने के लिए कहा जा सकता है, विनिंग द स्कॉलरशिप वॉज अ रियल फेदर इन हिज कैप। रेड हेरिंग, ये इडियम एक ऐसी जानकारी या डिटेल के लिए यूज होता है जिसे जानबूझकर इसलिए सामने लाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दे से भटक जाए। इसको आमतौर पर डिटेक्टिव स्टोरीज में देखा जाता है, जहां एक गलत सुराग यानी एक क्लू देकर पढ़ने वाले को गुमराह किया जाता है। वही गलत क्लू एक रेड हेरिंग है, जिसका एक ही मकसद होता है, सच से ध्यान हटाना। इसका इस्तेमाल अक्सर गंभीर बहस या चर्चा के दौरान होता है, जब कोई एक गैर जरूरी मुद्दा उठाकर सबको असल टॉपिक से दूर ले जाता है। मान लीजिए एक कंपनी के गिरते हुए प्रॉफिट्स पर मीटिंग हो रही है और कोई अचानक वहां के एम्प्लॉइज के ड्रेस कोड पर बात करने लगता है, तो ये ड्रेस कोड का मुद्दा एक डिस्ट्रैक्शन है, एक रेड हेरिंग। जैसे द इशू ऑफ ड्रेस कोड वॉज अ रेड हेरिंग इन द डिबेट। कैन ऑफ वर्म्स, इस फ्रेज का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन या मुद्दा जिसको अगर छेड़ दिया जाए तो उससे बहुत सारी नई अनएक्सपेक्टेड परेशानियां सामने आ जाती हैं। एक छोटा सा एक्शन जो चीजों को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, एक के बाद एक नई उलझनें खड़ी करके। आमतौर पर इसे एक चेतावनी, एक वार्निंग की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जब यह सलाह दी जा रही हो कि किसी खास टॉपिक को ना उठाया जाए, क्योंकि हो सकता है वो ऊपर से आसान दिखे, लेकिन उस पर बात करना कई नई मुश्किल परेशानियों को जन्म दे सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी मीटिंग में एक पुराना विवादित मुद्दा उठाया जाए तो कहा जा सकता है, रेजिंग दैट इशू वुड ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स। वैक्स एंड वेन, ये मुहावरा किसी भी चीज के नेचुरल उतार चढ़ाव को डिस्क्राइब करता है। मतलब जब कोई चीज एक साइकिल में बढ़ती है और फिर धीरे धीरे कम होती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है चांद। जब चांद पूर्णिमा तक बढ़ता है उस फेज को वैक्सिंग कहते हैं, और जब अमावस्या तक घटता है उसे वेनिंग कहते हैं। यही कुदरती साइकिल इस इडियम का अर्थ है। ये फ्रेज ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी इंटेंसिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, जैसे लोगों की रुचि, किसी चीज़ की पॉपुलैरिटी या फिर मार्केट का ट्रेंड। ये सब समय के साथ बढ़ता और घटता रहता है। एक नए फैशन ट्रेंड को लेकर शुरू में काफ़ी जोश होता है और फिर वक्त के साथ वो कम हो जाता है। जैसा कि इस सेंटेंस में कहा गया है, पब्लिक इंटरेस्ट टेंड्स टू वैक्स एंड वेन ओवर टाइम। सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है किसी बहस, विवाद या फैसले में कोई भी एक साइड ना लेना, यानी बीच में रहना, न इस तरफ होना न उस तरफ। ये एक न्यूट्रल पोजीशन है जो अक्सर इसलिए ली जाती है ताकि किसी फैसले की जिम्मेदारी से बचा जा सके या फिर किसी झगड़े में पड़ने से दूर रहा जा सके। इस इडियम का यूज अक्सर ऐसे लोगों के लिए होता है जो किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो कोई भी पक्ष इसलिए नहीं चुनते ताकि उन्हें कोई रिस्क ना लेना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोगों के बीच किसी बात पर असहमति हो और कोई तीसरा व्यक्ति उनमें से किसी का भी साथ देने से इनकार कर दे, तो वो बीच का रास्ता चुनता है। जैसा कि हम कह सकते हैं, ही प्रेफर्स टू सिट ऑन द फेंस रादर देन टेक साइड्स। पार्ट एंड पार्सल, ये इडियम ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी बड़े एक्सपीरियंस या सिचुएशन का एक नेचुरल और जरूरी हिस्सा होती हैं। मतलब ये वो कंपोनेंट है जिसे उस सिचुएशन से अलग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बिना वो सिचुएशन पूरी ही नहीं होगी। ये सोचा जा सकता है कि ये एक बिल्ट इन फीचर है जिसे अवॉइड करना मुमकिन नहीं, भले ही वो फीचर कभी कभी थोड़ा मुश्किल क्यों ना लगे। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे बस स्वीकार करना पड़ता है। तो इस इडियम को तब यूज किया जाता है जब इस बात को बताना हो कि किसी बड़े गोल को पाने के लिए कुछ चीजें खास करके जो थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं वो जरूरी हैं और उनका सामना करना ही पड़ेगा। ये एक तरह से रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। जैसे कि इस सेंटेंस को देखिए, हार्डवर्क इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सक्सेस इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। यहाँ इसका मतलब बिल्कुल साफ है।
अगर कम्पेटिटिव एग्जाम्स में सफलता चाहिए तो कड़ी मेहनत उस सफर का एक अनिवार्य हिस्सा है। उससे बचा नहीं जा सकता, वो उसके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। पुल द प्लग, इस इडियम का लिटरल आइडिया सोचिए, जैसे किसी मशीन को पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट कर देना, प्लग निकाल देना, कनेक्शन कट। मेटाफोरिकली इसका मतलब बिल्कुल वही है, किसी चीज को, किसी प्रोजेक्ट को अचानक और पूरी तरह से रोक देना। ये सपोर्ट, फंडिंग या रिसोर्सेज को वापस खींच लेने का फैसला होता है, आमतौर पर इसलिए क्योंकि वो प्रोजेक्ट या एक्टिविटी अब वायबल नहीं रही, यानी उसे आगे बढ़ाने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। ये एक फाइनल एक्शन है। ये फ्रेज अक्सर प्रोफेशनल या ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट्स में सुनने को मिलता है, जहां किसी इनिशिएटिव को बंद करने के लिए एक अंतिम फैसला लिया जाता है। ये आमतौर पर आखिरी कदम होता है जब सारे दूसरे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। फॉर इंस्टेंस, इस सेंटेंस को सुनिए, The authorities decided to pull the plug on the project due to financial constraints. इसका साफ मतलब है कि पैसे की कमी इतनी बढ़ गई थी कि अथॉरिटीज के पास उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। थ्रो कॉशन टू द विंड, इस इडियम को इमेजिन कीजिए जैसे सारी वार्निंग्स और सावधानियों को एक कागज पर लिखकर हवा में उड़ा दिया जाए, बेफिक्र होकर। इसका मतलब है सब कुछ दांव पर लगा देना। ये एक ऐसा पल होता है जहां कोई इंसान जानबूझकर यह फैसला लेता है कि वो आने वाले खतरों या बुरे परिणामों के बारे में नहीं सोचेगा, बस आगे बढ़ना है, बिल्कुल बेपरवाह होकर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो चीज़ वो पाना चाहते हैं वो उस रिस्क के लायक है। इस इडियम का यूज उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है जहां कोई एक बोल्ड, हाई स्टेक्स डिसीजन लेता है। अब ये डिसीजन बहादुरी का भी हो सकता है और बेवकूफ़ी का भी, ये तो नतीजे पर निर्भर करता है। लेकिन एक्शन लेते वक्त इंसान परिणाम की परवाह नहीं करता। जैसे इस एग्जाम्पल में, he threw caution to the wind and invested all his savings in a risky startup. यहां उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपनी सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिस्क में डाल दी, एक ऐसे वेंचर के लिए जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं थी। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये इडियम एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। इसका मतलब है एक नई शुरुआत करना, जैसे किसी किताब का एक पुराना पन्ना पलटकर एक नए साफ पन्ने पर आना। इसका मतलब है कि अपने पुराने तौर तरीकों, खास करके बुरी आदतों या नेगेटिव बिहेवियर को पीछे छोड़कर एक बेहतर इंसान बनने का फैसला करना। ये एक सोचा समझा फैसला है, टू स्टार्ट अफ्रेश, टू चेंज फॉर द बेटर। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि कैरेक्टर या लाइफस्टाइल में एक बुनियादी, फंडामेंटल शिफ्ट है। इस इडियम का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई व्यक्ति सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक गहरा संकल्प लेता है। ये अक्सर तब होता है जब एहसास होता है कि पुराने रास्ते कहीं नहीं ले जा रहे। ये एक मोमेंट ऑफ रेजोल्यूशन है, एक पक्का इरादा। फॉर इंस्टेंस, आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स, शी रिजॉल्व्ड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड स्टडी सिंसियरली। इस सेंटेंस से पता चलता है कि बार बार फेल होने के बाद उसने अपनी पुरानी लापरवाही वाली आदतों को छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया और एक नए, सिंसियर अप्रोच के साथ पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया। कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन, ये इडियम कड़ी मेहनत और फोकस्ड रहने की अहमियत पर जोर देता है। इमेजिन कीजिए एक ग्राइंडस्टोन जिससे चीजें तेज की जाती हैं और नाक उसके इतना करीब है कि सारा ध्यान सिर्फ उसी काम पर है। ध्यान भटकने का सवाल ही नहीं। इसका मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लगातार और पूरी शिद्दत से काम करते रहना, खास करके जब कोई अहम काम पूरा करना हो। इट्स ऑल अबाउट इंटेंस, सस्टेन्ड एफर्ट। ये इडियम अक्सर एक एनकरेजमेंट या सलाह के तौर पर इस्तेमाल होता है। यह हमें याद दिलाता है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। लंबे समय के गोल्स को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट और फोकस्ड हार्ड वर्क ही सबसे ज़रूरी है। इससे एक तरह का विश्वास मिलता है कि अगर मेहनत करते रहेंगे तो परिणाम ज़रूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस आखिरी सेंटेंस को सुनिए, इफ़ यू कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन, सक्सेस विल इवेंचुअली फॉलो। ये एक सिंपल प्रॉमिस है, मेहनत करते रहो, सफलता अपने आप आ जाएगी। चॉक एंड चीज, ये मुहावरा ऐसी दो चीजों को बयान करता है जिनके बीच का फर्क बुनियादी और अटल है। ये एक कुदरती यानी नेचुरल कंस्ट्रेंट की बात करता है, एक ऐसी सीमा जो उनके वजूद का ही हिस्सा है, जिसे बदला नहीं जा सकता। ये फर्क कोई कमी नहीं है, बल्कि उनकी अपनी पहचान है। इस मुहावरे में ये गहराई है कि ये सिर्फ अलग होने की बात नहीं करता, बल्कि एक ऐसी बुनियादी असमानता की बात करता है जिसके आगे तुलना के सारे पैमाने बेकार हो जाते हैं। दोनों चीजें अपनी जगह पर पूरी हैं, मुकम्मल हैं, लेकिन एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग।
उनका वजूद ही एक दूसरे से इस कदर भिन्न है कि उन्हें एक साथ समझने की कोशिश करना ही गलत है। इस फ्रेज का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हमें किसी ऐसी तुलना को रद्द करना हो जो बुनियादी तौर पर ही गलत है। जब दो विषयों में कोई साझा आधार या कॉमन ग्राउंड ही ना हो तो उन्हें एक पैमाने पर नापना बेकार है। इसका इस्तेमाल एक एब्सोल्यूट असमानता को साबित करने के लिए होता है। ये कहने का एक तरीका है कि हम दो अलग अलग सच्चाइयों को एक समझने की गलती कर रहे हैं। जैसे इस मिसाल में, रूरल लाइफ एंड मेट्रोपॉलिटन लाइफ अलाइक चॉक एंड चीज। ऑल हैंड्स ऑन डेक। ये मुहावरा एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां हालात एक नॉन नेगोशिएबल यानी अनिवार्य मांग पेश करते हैं। एक ऐसा संकट जिसका सामना करने के लिए हर एक व्यक्ति की शिरकत जरूरी है। ये एक ऐसी चुनौती है जो व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक है। यहाँ व्यक्तिगत प्राथमिकताएं यानी पर्सनल प्रायोरिटीज बेमानी हो जाती हैं क्योंकि चुनौती इतनी बड़ी है कि सिर्फ एक कलेक्टिव सामूहिक कोशिश ही उसे पार कर सकती है। इस स्थिति में ना कहने का विकल्प ही नहीं होता। हालात ही सबसे बड़ी अथॉरिटी बन जाते हैं। ये फ्रेज आमतौर पर आपातकालीन या हाई प्रेशर हालात में इस्तेमाल होता है, जहां कामयाबी की शर्त ही सामूहिक भागीदारी है। जब स्थिति ऐसी हो कि एक भी इंसान का पीछे हटना पूरे मिशन को नाकाम कर सकता है, तब इस मुहावरे का इस्तेमाल होता है। ये उस पल को बयान करता है जब जिम्मेदारी सबकी बन जाती है और सफलता भी सबकी होती है। जैसे कि ड्यूरिंग द क्राइसिस इट वॉज ऑल हैंड्स ऑन डेक टू मीट द डेडलाइन। बिलो द बेल्ट ये मुहावरा उस हरकत की निंदा करता है जो नैतिकता की एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल सीमा को लांघती है। हर प्रतिस्पर्धा या बहस के कुछ अलिखित नियम होते हैं, एक अदृश्य मॉरल लाइन जो शिष्टता और सम्मान को बनाए रखती है। ये एक ऐसी नैतिक सीमा है जो सभी मानते हैं, भले ही वो लिखी हुई ना हो। इस लाइन को पार करना सिर्फ नियम तोड़ना नहीं बल्कि उसूलों का, प्रिंसिपल्स का अपमान करना है। ये फेयर प्ले की भावना पर सीधा हमला है। इस फ्रेज का इस्तेमाल एक ऐसे काम को चिन्हित करने के लिए होता है जो ना सिर्फ गलत बल्कि अनुचित, अनस्पोर्टिंग और नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। ये उन हरकतों के लिए है जो फेयर प्ले की भावना के बिल्कुल खिलाफ जाती हैं। ये उस बात की निंदा करता है जो बहस के दायरे से बाहर जाकर व्यक्तिगत हो जाती है, जहां दलीलों की जगह आक्षेप ले लेते हैं। जैसे कि मेकिंग पर्सनल रिमार्क्स ड्यूरिंग अ डिबेट इज हिटिंग बिलो द बेल्ट। स्टार क्रॉस्ड लवर्स ये फ्रेज एक ऐसे प्रेम संबंध को बयां करता है जिस पर भाग्य यानी फेट एक एब्सोल्यूट कंस्ट्रेंट, एक अटल बंदिश लगा देता है। यहां प्रेम तो गहरा है, सच्चा है, लेकिन परिस्थितियां या किस्मत उनके मिलन के विरुद्ध हैं। ये उन प्रेम कहानियों के लिए है जिनका अंजाम इंसानी कोशिशों से परे सितारों द्वारा पहले से ही तय कर दिया गया है। इसमें एक त्रासदी का एहसास है कि सब कुछ सही होते हुए भी अंजाम गलत ही होगा, क्योंकि किस्मत एक ऐसी दीवार है जिसे तोड़ना मुमकिन नहीं। इस फ्रेज का इस्तेमाल उस गहरे प्यार को बयान करने के लिए होता है जो बाहरी और इनसमाउंटेबल यानी जिन्हें पार ना किया जा सके, परिस्थितियों की वजह से असफल होने के लिए अभिशप्त है। ये प्रेम और किस्मत के टकराव की कहानी है, जहां इंसानी जज्बात एक बड़ी अनियंत्रित शक्ति के आगे बेबस हो जाते हैं। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है रोमियो एंड जूलियट, अ क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ स्टार-क्रॉस्ड लवर्स। एट सिक्सेस एंड सेवेंस ये मुहावरा पूरी तरह से भ्रम, अव्यवस्था और अराजकता यानी केओस की स्थिति को दर्शाता है। ये उस स्वाभाविक परिणाम को बयां करता है जो तब सामने आता है जब कोई स्थापित व्यवस्था, नियम या कंस्ट्रेंट अचानक से खत्म हो जाता है। जब निर्देशन और नियंत्रण का ढांचा टूट जाता है तो हर चीज अपनी जगह से हिल जाती है और एक गहरा कन्फ्यूजन पैदा होता है। ये मुहावरा उस स्थिति को पकड़ता है जहां समझ नहीं आता कि क्या करना है और कहां जाना है। इस फ्रेज का इस्तेमाल उस अफरा तफरी का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी सिस्टम के टूटने या किसी गाइडिंग अथॉरिटी के हटने से पैदा होती है। ये खास तौर पर उस लीडरशिप वैक्यूम के बाद की स्थिति को बयान करता है जब लोग निर्देशहीन और उलझन में होते हैं। जब नियंत्रण करने वाली शक्ति चली जाती है तो जो स्थिति बनती है वही है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। जैसे इस मिसाल में, आफ्टर द सडन रेजिग्नेशन द ऑफिस वॉज एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एप्पल पाई ऑर्डर, तो इसका मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां हर चीज बिल्कुल परफेक्ट जगह पर हो, एकदम साफ सुथरी, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड। जब कोई कहता है कि कुछ एप्पल पाई ऑर्डर में है तो असल में वो उस चीज के परफेक्ट अरेंजमेंट की, उसके बेहतरीन संगठन की तारीफ कर रहा होता है। सोच के देखिए, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आप एक भी कमी नहीं निकाल सकते,
सब कुछ बिल्कुल ठीक। तो इस फ्रेज को हम इस्तेमाल कब करते हैं? इसे आमतौर पर किसी जगह की या शायद किसी सिस्टम की या फिर किसी के काम करने के ढंग की तारीफ में इस्तेमाल किया जाता है, खासकर जब वो चीज़ बेहद साफ सुथरी और बहुत अच्छे से मैनेज की गई हो। ये एक पूर्ण नियंत्रण और व्यवस्था का एहसास दिलाता है। द लाइब्रेरी वॉज अरेंज्ड इन एप्पल पाई ऑर्डर। हेडलेस चिकन। ये मुहावरा उस इंसान के लिए है जो घबराहट में है, पैनिक में है, और इस घबराहट में वो बिना सोचे समझे बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है। कल्पना कीजिए, कोई है जो बिना किसी प्लान के, बिना किसी डायरेक्शन के बस इधर उधर अफरा तफरी में भाग रहा है। ऐसा लगता है जैसे उनके एक्शंस में कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ बेचैनी और पैनिक दिखता है। इसे अक्सर ऐसी सिचुएशंस में यूज किया जाता है जहां स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो। सोच के देखिए, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेडलाइन नजदीक आ रही हो या कोई बड़ा एग्जाम सर पर हो। होता क्या है ना, ऐसी स्थिति में इंसान की जो चिंता होती है, जो एंग्जाइटी होती है, वो उसे बेकार और अनप्रोडक्टिव कामों की तरफ ले जाती है। वो एक ही समय में बहुत कुछ करने की कोशिश तो करता है, लेकिन असल में कुछ भी ठीक से पूरा नहीं हो पाता। ही रैन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन बिफोर द एग्जाम। मम्स द वर्ड, ये एक बहुत ही फर्म इंस्ट्रक्शन है या फिर एक वादा, प्रॉमिस। किस चीज का? किसी खास बात को लेकर पूरी तरह से चुप्पी बनाए रखने का, यानी कि इस टॉपिक पर बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, एकदम खामोश, ऐसे जैसे ये बात कभी हुई ही ना हो, और इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं देनी है। ये फ्रेज तब काम आता है जब कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता बेहद जरूरी हो, क्रिटिकल हो। जब आप ये कहते हैं ना, तो ये एक तरह का इनफॉर्मल अग्रीमेंट बन जाता है कि इस चीज के बारे में अब कोई बात नहीं होगी। जैसे कोई सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हों या कोई सेंसिटिव प्लान हो, तो ये कहकर एक तरह से राज रखने का पैक्ट हो जाता है। डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस प्लान, मम्स द वर्ड। ड्रिब्स एंड ड्रैब्स, ये फ्रेज ऐसी चीजों के लिए है जो एक साथ एक झटके में नहीं आती, बल्कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में आती हैं। और जरूरी नहीं कि ये आना रेगुलर हो, ये आना भी अनियमित होता है, इरेगुलर, अलग अलग समय पर। आप ऐसा समझिए जैसे कोई चीज आपको टुकड़ों में मिल रही हो या फिर बूंद बूंद करके। तो इसका उपयोग आमतौर पर एक थोड़ी निराशाजनक, एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन को बताने के लिए होता है। ऐसी सिचुएशन जहां किसी बहुत ज़रूरी चीज़ की सप्लाई, फिर चाहे वो पैसा हो या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, वो अनियमित हो और छोटी छोटी मात्रा में मिल रही हो, और इसकी वजह से काम में देरी होती है या कोई नई समस्या पैदा हो जाती है। तो इस फ्रेज में ना एक फ्रस्ट्रेशन का भाव छुपा होता है। द फंड्स अराइव्ड इन ड्रिब्स एंड ड्रैब्स, डिलेइंग द प्रोजेक्ट। पेन इन द नेक, ये मुहावरा किसी ऐसे इंसान या फिर बार बार होने वाली किसी ऐसी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है जो बेहद चिड़चिड़ापन पैदा करती हो, एक्सट्रीमली इरिटेटिंग। समझिए कि एक ऐसी चीज जो परेशानी भरी हो और लगातार, कॉन्स्टेंटली अनॉयंस का कारण बने। ये असल में अपनी निराशा, अपनी फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करने का एक इनफॉर्मल तरीका है। ये एक इनफॉर्मल तरीका है लगातार होने वाली निराशाजनक समस्याओं के बारे में शिकायत करने का, ऐसी समस्याएं जो लाइफ को थोड़ा मुश्किल बना देती हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर रोजमर्रा की उन छोटी मोटी परेशानियों के लिए किया जाता है जो बस खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कॉन्स्टेंट पावर कट्स आर अ रियल पेन इन द नेक। ब्रेक अ लेग। अच्छा, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है ना? लेकिन असल में ये किसी को गुड लक विश करने का एक बहुत ही दिलचस्प और पुराना तरीका है। इसका जो भाव है, इसका सेंटिमेंट, वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। खास तौर पर ये इडियम थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि स्टेज परफॉर्मर्स के लिए सीधे सीधे गुड लक बोलना अपशगुन या बैड लक ला सकता है। तो इस सुपरस्टिशन से बचने के लिए एक दूसरे को कुछ उल्टा कहते हैं, जैसे कि ब्रेक अ लेग। ये एक तरह की रिवर्स साइकोलॉजी है जो परफॉर्मर के लिए बेस्ट विशेस का काम करती है। तो इस इडियम को कब और क्यों यूज करते हैं? ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई हाई प्रेशर वाली सिचुएशन फेस करने जा रहा हो जहां उसे परफॉर्म करना है, जैसे कोई बड़ी प्रेजेंटेशन, एक पब्लिक स्पीच या फिर एक इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू। ये सामने वाले को रिलैक्स फील कराने और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक बहुत ही इनफॉर्मल और वार्म तरीका है। ये दिखाता है कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में कहा गया है, यू हैव एन इंटरव्यू टुमारो, ब्रेक अ लेग।
स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ इस इडियम का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सीधे मेन या प्राइमरी सोर्स से आई है। मतलब जानकारी उस व्यक्ति से मिली है जिसे उस मामले की सीधी और फर्स्ट हैंड नॉलेज है। जब कोई खबर स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ आती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी पर कोई शक नहीं रहता। वो सबसे ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है क्योंकि उसमें किसी सेकेंड हैंड इंटरप्रिटेशन या गॉसिप की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब अपनी बात पर जोर देना हो, ये बताने के लिए कि ये कोई सुनी सुनाई बात या र्यूमर नहीं बल्कि एक सॉलिड कंफर्म्ड पीस ऑफ न्यूज़ है। ये इडियम अक्सर बिजनेस, जर्नलिज्म या किसी भी ऐसी फील्ड में यूज़ होता है जहां इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी खबर को कंफर्म करना हो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है, आई हर्ड द न्यूज़ स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अंडर रैप्स, इस ईडियम से ही एक सीक्रेसी, एक रहस्य की फीलिंग आती है ना। इसका मतलब है किसी चीज़ को बिल्कुल सीक्रेट रखना, गोपनीय रखना। जब कोई प्लान, प्रोजेक्ट या इन्फॉर्मेशन जानबूझकर पब्लिक से या अनऑथराइज्ड लोगों से छिपाकर रखी जाती है, तब हम कहते हैं कि वो चीज़ अंडर रैप्स है। ये एक तरह से सस्पेंस और सीक्रेसी का माहौल बनाता है। जैसे किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को लॉन्च होने तक एक कपड़े से ढककर यानी रैप करके रखा जाता है, वैसे ही इन्फॉर्मेशन को भी रिवील होने तक सीक्रेट रखा जाता है। ये इडियम ज़्यादातर प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस स्ट्रैटेजीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज या किसी सरप्राइज अनाउंसमेंट के लिए। इसका मकसद होता है इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, सस्पेंस बिल्ड करना या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाए रखना। ये सीक्रेसी और कॉशन की फीलिंग देता है। जैसे ये सेंटेंस बताता है कि प्लान की डिटेल्स अभी गुप्त हैं। द डिटेल्स ऑफ द स्कीम आर स्टिल अंडर रैप्स। राउंड द कॉर्नर, ये इडियम किसी इवेंट या समय के लिए यूज होता है जो बहुत ज्यादा नजदीक हो, बस आने ही वाला हो। ये इमीडिएसी और क्लोजनेस का सेंस देता है। जब कोई चीज राउंड द कॉर्नर होती है तो इसका मतलब है कि वो बहुत जल्द होने वाली है। ये एक स्पेशल मेटाफर है, जैसे कोई चीज गली के अगले मोड़ पर ही हो, जिसे हम टाइम के लिए यूज करते हैं। ये एक फीलिंग ऑफ एंटिसिपेशन यानी इंतजार का एहसास पैदा करता है। इसे अक्सर आने वाले फेस्टिवल्स, हॉलिडेज, सीजन्स या किसी इंपॉर्टेंट डेडलाइन के लिए यूज करते हैं। ये सिचुएशन के हिसाब से एक्साइटमेंट या प्रेशर दोनों का माहौल बना सकता है। जैसे दिवाली इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, एक्साइटमेंट की फीलिंग देता है, जबकि द डेडलाइन इज जस्ट राउंड द कॉर्नर प्रेशर का एहसास कराता है। फॉर इंस्टेंस, ये सेंटेंस आने वाले एग्जाम्स की अर्जेंसी को दिखा रहा है। द फाइनल एग्जामिनेशन इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। हाई स्पिरिट्स, ये इडियम उस स्टेट को डिस्क्राइब करता है जब कोई व्यक्ति या एक पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा खुश, एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक हो। ये सिर्फ हैप्पी होने से ज्यादा है। इसमें एक तरह का जोश, लाइवलीनेस और एक्साइटमेंट शामिल होता है। हाई स्पिरिट्स एक पॉजिटिव और चीयरफुल एटमॉस्फेयर को दिखाता है जो अक्सर किसी अच्छी खबर मिलने या कोई बड़ी सक्सेस हासिल करने के बाद पैदा होता है। ये एक कंटेजियस एनर्जी होती है जो पूरे माहौल में फैल जाती है। इस फ्रेज को आप उन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं जहां कलेक्टिव हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन का माहौल हो, जैसे एक स्पोर्ट्स टीम का अपनी जीत के बाद का मूड, एग्जाम में अच्छे रिजल्ट्स आने पर स्टूडेंट्स का रिएक्शन या किसी फेस्टिवल या पार्टी का फन फिल्ड एटमॉस्फेयर। यह हैप्पीनेस और एनर्जी की एक शेयर्ड फीलिंग को परफेक्टली कैप्चर करता है। जैसे ये लास्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के कलेक्टिव एक्साइटमेंट को दिखा रहा है। द स्टूडेंट्स वर इन हाई स्पिरिट्स आफ्टर द रिजल्ट्स। अगेंस्ट द क्लॉक, ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। सोच के देखिए, कल सुबह एक बहुत ज़रूरी एग्जाम है और पढ़ाई अभी शुरू की है। वो जो घबराहट होती है ना, एक एहसास की वक्त हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और काम पहाड़ जैसा है, बस उसी फीलिंग को ये इडियम कैप्चर करता है। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब है किसी काम को बहुत ही ज़्यादा टाइम प्रेशर में करना। ये सिर्फ जल्दी में होना नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर एक पल, हर एक सेकंड मायने रखता है। ऐसा लगता है जैसे आप समय के खिलाफ एक रेस दौड़ रहे हैं। इसमें एक ज़बरदस्त अर्जेंसी है, एक दबाव है कि अगर वक्त पर काम पूरा नहीं हुआ तो उसके नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। तो ये फ्रेज इस्तेमाल कब होता है? ये अक्सर ऐसी हाई स्टेक्स यानी नाजुक सिचुएशंस में यूज होता है जहां जरा सी भी देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा हो या किसी प्रोजेक्ट की बिल्कुल आखिरी डेडलाइन हो। ये उस तेज रफ्तारी और उस गहरे फोकस को दिखाता है जब इंसान सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता है कि वक्त उसके हाथ से निकल रहा है। ये ईडियम उस पल के प्रेशर और उसकी इंटेंसिटी को जैसे जिंदा कर देता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, द डॉक्टर्स वर्कड अगेंस्ट द क्लॉक टू सेव द पेशेंट। फेस वैल्यू,
हमारी लाइफ में अक्सर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब कोई ऑफर या कोई इंसान इतना अच्छा लगे कि उस पे फौरन यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इडियम उसी से जुड़ा है। किसी चीज को एट फेस वैल्यू लेने का मतलब होता है उसे ठीक वैसा ही मान लेना जैसा वो ऊपरी तौर पर दिख रहा है, बिना उसके पीछे की सच्चाई को जाने, उसके असली मोटिव या किसी छुपे हुए मतलब को समझने की कोशिश किए। ये एक तरह से पहली नजर में जो दिखा बस उसे ही पूरा सच मान लेने जैसा है। इसमें एक किस्म की सरलता या सीधापन है, लेकिन हाँ, कभी कभी ये नाइविटी यानी भोलापन भी साबित हो सकता है। अक्सर ये इडियम एक सलाह या एक चेतावनी के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये एक दोस्ताना याद दिलाने जैसा है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये इडियम कहता है कि थोड़ा रुककर सोचो, थोड़ी जांच पड़ताल करो, हो सकता है जो कहा जा रहा है उसके पीछे की कहानी कुछ और ही हो। ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, आंख बंद करके भरोसा करने से रोकता है। ये एक बहुत ही जरूरी लाइफ लेसन है जो कहता है देखो, सुनो, पर अपनी समझ का इस्तेमाल जरूर करो। जैसे यहां ये सलाह दी जा रही है, डू नॉट टेक हिज प्रॉमिसेस एट फेस वैल्यू। विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। हर ग्रुप में एक दोस्त ऐसा जरूर होता है जिसकी कहानियां हमेशा थोड़ी एक्स्ट्रा होती हैं, थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर। जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो हम उन्हें पूरी तरह से झुठलाते नहीं हैं, लेकिन मन ही मन जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई होगी। ये इडियम ठीक यही करता है। किसी बात को विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेने का मतलब है कि आप उस बात को सुन तो रहे हैं पर उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे। आप उस इन्फॉर्मेशन पर एक हल्का सा शक, एक थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म बनाए रखते हैं। ये असल में समझदारी का इशारा है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब इंफॉर्मेशन का सोर्स थोड़ा कमजोर या अविश्वसनीय हो, जैसे कि कोई अफवाह हो, कोई सुनी सुनाई बात हो, या किसी ऐसे इंसान का दावा हो जो चीजों को एग्जैजरेट करने के लिए जाना जाता है। ये एक बहुत ही पोलाइट तरीका है ये कहने का कि मैं सुन रहा हूं पर मैं पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं हूं। ये आपको बिना रूड हुए सावधान रहने की अनुमति देता है। तो ये बेसिकली हर सुनी हुई बात को सच मान लेने से बचने का एक स्मार्ट तरीका है, जैसे कि हिज क्लेम शुड बी टेकन विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, एज थिक एज थीव्स। अब बात करते हैं गहरी दोस्ती की। ऐसे दो लोग जिनके बीच कोई राज नहीं होता, जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी अपनी एक अलग ही सीक्रेट दुनिया है जिसमें किसी और की जगह ही नहीं है। ये इडियम ऐसी ही एक बहुत मजबूत, वफादार और करीबी दोस्ती को बयां करता है। यहाँ थीव्स यानी चोर शब्द का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उस दोस्ती के सीक्रेटिव नेचर और उनके बीच की अटूट लॉयल्टी को दर्शाता है। जैसे चोरों का एक गिरोह एक दूसरे के राज की हिफाजत करता है और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ता। ये फ्रेज सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स होने से एक कदम आगे की बात है। ये उस लेवल ऑफ ट्रस्ट की बात करता है जहां आप एक दूसरे की अधूरी बात भी पूरी कर लेते हैं। ये उस बंधन को दर्शाता है जो वक्त और मुश्किलों में और भी गहरा हो जाता है। ये कहता है कि ये दो लोग सिर्फ दोस्त नहीं हैं, ये एक टीम है, एक तरह से पार्टनर्स इन क्राइम है, लेकिन अच्छे मायनों में। उनकी दोस्ती इतनी पक्की और गहरी है कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। जैसा कि इस मिसाल में है, द टू फ्रेंड्स आर एज थिक एज थीव्स। शो ट्रू कलर्स। ये वो चौंका देने वाला पल होता है जब किसी का नकाब उतर जाता है, जब एक इंसान जिसे हम बहुत अच्छा, नेक या भरोसेमंद समझते थे, उसका एक बिल्कुल अलग और अक्सर एक थोड़ा नेगेटिव रूप सामने आता है। टू शो ट्रू कलर्स का मतलब है किसी व्यक्ति के असली चरित्र का, उसकी असली नियत का अचानक से उजागर हो जाना, खासकर तब जब उसने उसे बड़े सलीके से छुपा रखा हो। ये अक्सर एक धोखे या गहरी निराशा के एहसास से जुड़ा होता है, क्योंकि जो रंग सामने आते हैं वो उम्मीद से बिल्कुल अलग और फीके होते हैं। ये इडियम अक्सर किसी मुश्किल घड़ी या दबाव की सिचुएशन में सामने आता है। माना जाता है कि जब हालात आसान होते हैं तो कोई भी अच्छा होने का दिखावा कर सकता है, लेकिन जब संकट आता है, जब कुछ दांव पर लगा होता है, तब इंसान का असली स्वभाव, उसका आत्मसंयम और उसकी नीयत सब सामने आ जाते हैं। दबाव हर दिखावे को पिघला देता है और सच्चाई को सामने ले आता है। ये सच्चाई का वो पल होता है जो अक्सर रिश्तों की बुनियाद हिला देता है, जैसा कि इस वाक्य में कहा गया है, He showed his true color, take the bull by the horns। इस मुहावरे का मतलब है किसी मुश्किल या खतरनाक सिचुएशन का सीधे और हिम्मत के साथ सामना करना। तो ये मुहावरा तब इस्तेमाल होता है जब कोई इंसान किसी चुनौती से बचने के बजाय उससे सीधे भिड़ने का फैसला करता है। ये उस पल को दिखाता है जब टालम टोल या हिचकिचाहट को छोड़कर, जो कि ज्यादा आसान रास्ता होता है, एक कड़ा फैसला लिया जाता है। मतलब मुश्किल हालात पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि
She decided to take the bull by the horns and speak to the manager. बर्न द मिडनाइट ऑयल। इस मुहावरे का मतलब होता है देर रात तक मेहनत से काम करना या पढ़ाई करना। इस मुहावरे का इस्तेमाल किसी लक्ष्य को पाने के लिए किए गए समर्पण और त्याग पर जोर देने के लिए होता है। ये एक तरह से उस गहरी फोकस्ड मेहनत की तस्वीर बनाता है जो उन घंटों में की जाती है जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, खासकर किसी बड़े एग्जाम या एक जरूरी डेडलाइन की तैयारी के लिए। जैसे इस वाक्य में है, He burned the midnight oil to prepare for SSC exams. Play the cards right. इस कहावत का मतलब है किसी भी सिचुएशन का बेहतरीन फायदा उठाने के लिए सही तरीके से काम करना, यानी बहुत होशियारी और रणनीति के साथ कदम उठाना। तो ये मुहावरा उन हालात में इस्तेमाल होता है जहां कामयाबी सिर्फ मेहनत पर नहीं बल्कि चतुर दांव पेच और सही मौके पर लिए गए फैसलों पर भी निर्भर करती है। ये एक ऐसे सिनारियो की तरफ इशारा करता है जहां कई सारे विकल्प होते हैं और अगर समझदारी से रास्ता चुना जाए तो नतीजा आपके हक में होता है। अक्सर किसी खास मकसद को हासिल करने की सलाह देते वक्त इसका इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, इफ़ यू प्ले योर कार्ड्स राइट, प्रमोशन इज गारंटीड। स्टैब इन द बैक, ये एक बहुत गहरा मुहावरा है। इसका मतलब है किसी के भरोसे को तोड़ना, मतलब धोखा देना, खास तौर पर किसी ऐसे दोस्त या सहकर्मी को जो आपको वफादार समझता हो। ये मुहावरा सिर्फ गहरे और अनएक्सपेक्टेड धोखे के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी ताकत भरोसे और वफादारी के टूटने से आती है। ये सिर्फ किसी के खिलाफ किया गया काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा कपट भरा काम है जो किसी ऐसे इंसान ने किया हो जिसे अपना माना जाता था, जिससे वो धोखा और भी ज्यादा तकलीफ देता है। जरा इस सिचुएशन को देखिए। ही वॉज स्टैब्ड इन द बैक बाय अ ट्रस्टेड कॉलीग। स्लिप ऑफ द टंग, इसका मतलब है बोलने में हुई एक छोटी सी गलती, जब कोई अनजाने में वो कह जाए जो वो कहना नहीं चाहता था। इस मुहावरे का इस्तेमाल अक्सर बोलने में हुई किसी गलती के असर को कम करने के लिए किया जाता है, ये बताने के लिए कि वो एक हादसा था, कोई सच्ची मंशा नहीं थी। ये खास तौर पर फॉर्मल या पब्लिक जगहों पर आम है, जहां एक गलत बयान के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तो ऐसा कहकर बात को वापस लिया जा सकता है, ये बताकर कि गलती अनजाने में हुई थी, जैसा कि यहां दिखाया गया है। द मिनिस्टर्स कमेंट वॉज डिसमिस्ड एज अ स्लिप ऑफ द टंग। अंडर द रेडार इस इडियम का मतलब उस चीज से है जो लोगों की नजर में आए बिना या अननोटिस तरीके से हो जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक रेडार होता है जो चीजों को डिटेक्ट करता है। अगर कोई चीज उस रेडार के नीचे से निकल जाए तो वो पकड़ में नहीं आती। ठीक उसी तरह जब कोई एक्टिविटी, कोई प्रोजेक्ट या कोई इंसान स्क्रूटनी या अटेंशन से बच जाता है, तब हम कहते हैं कि वो चीज अंडर द रेडार चल रही है, मतलब उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसी सिचुएशंस में करते हैं जहां कोई चीज काफी लंबे वक्त तक किसी की पकड़ में नहीं आती, खास तौर पर जब उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। इसमें एक सीक्रेटिव या कभी-कभी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे कोई गलत काम या कोई सीक्रेट प्लान। ये इडियम इस बात पर जोर देता है कि एक्टिविटी लंबे समय तक छिपी रही, जैसे इस सेंटेंस में कहा गया है, द स्कैम वेंट अंडर द रेडार फॉर ईयर्स। डाइसिंग विद डेथ, ये एक बहुत ही गंभीर फ्रेज है। इसका मतलब है जानबूझकर एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेना, एक ऐसा रिस्क जिसके नतीजे फेटल यानी जानलेवा हो सकते हैं। यहाँ डाइसिंग का मतलब है पासे फेंकना, जैसे गेम ऑफ चांस में होता है। तो ये इडियम एक तरह से ये कहता है कि कोई शख्स अपनी जिंदगी के साथ सबसे कीमती चीज के साथ जुआ खेल रहा है। ये किसी छोटे मोटे रिस्क के लिए नहीं, बल्कि एक बेमतलब के लापरवाह रिस्क के लिए यूज होता है। इस इडियम को आमतौर पर किसी के लापरवाह यानी रेकलेस बिहेवियर के बारे में एक सख्त चेतावनी देने के लिए यूज किया जाता है। इसका टोन हमेशा सीरियस और डिसअप्रूविंग होता है। मतलब जब कोई ऐसी हरकत करे जिससे उसकी या दूसरों की जान को सीधा खतरा हो, तब ये फ्रेज उस डेंजर की गहराई को बताता है। जैसे कि ये सेंटेंस बिल्कुल साफ साफ कहता है, ड्राइविंग एट दैट स्पीड इज डाइसिंग विद डेथ। फ्रिंज बेनिफिट्स, ये एक काफी पॉजिटिव टर्म है जो खासकर प्रोफेशनल वर्ल्ड में सुनने को मिलता है। इसका मतलब है वो एक्स्ट्रा फायदे जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी के अलावा देती है। ये आमतौर पर पैसे नहीं होते, बल्कि ऐसी सुविधाएं होती हैं जो जॉब को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। इन्हें पर्क्स भी कहते हैं। फ्रिंज का मतलब ही होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो कोर सैलरी के ऊपर मिलते हैं। इस टर्म का इस्तेमाल ज्यादातर जॉब रिलेटेड बातचीत में होता है।
जब किसी जॉब ऑफर को कंपेयर किया जा रहा हो तो सैलरी के साथ साथ इन नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कंपनी कार, हेल्थ इंश्योरेंस या पेड वेकेशंस। यही चीजें एक जॉब को दूसरे से बेहतर बना सकती हैं, भले ही सैलरी एक जैसी हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है Medical insurance is a valuable fringe benefit. वाइल्ड गूस चेस। ये इडियम एक ऐसी कोशिश या तलाश को कहते हैं जिसका अंजाम कुछ भी ना हो। मतलब आप किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो या तो मिलनी नामुमकिन है या शायद है ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब है एक बेकार की मेहनत जिसमें सिर्फ टाइम और एनर्जी बर्बाद होती है और हाथ कुछ नहीं लगता। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक जंगली गूस को पकड़ना एक बहुत ही मुश्किल और बेमतलब का काम माना जाता था। ये फ्रेज अक्सर फ्रस्ट्रेशन या निराशा एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, जब एक बेकार की कोशिश के बाद एहसास हो कि शुरू से ही सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी, तब इसका इस्तेमाल होता है। इसके पीछे थकान और चिड़चिड़ाहट का एहसास होता है कि आपका वक्त बेकार किया गया। जैसे ये सेंटेंस उस फीलिंग को परफेक्ट तरीके से बताता है। सर्चिंग फॉर द फाइल वॉज अ वाइल्ड गूस चेस। आउट एंड अबाउट ये एक बहुत ही हल्का फुल्का और पॉजिटिव सा फ्रेज है। हम इससे किसी ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करते हैं जो घर से बाहर एक्टिव रहता है, लोगों से मिलता जुलता है और सोशल रहता है। इसका मतलब सिर्फ बाहर घूमना नहीं, बल्कि एक्टिव और एंगेज्ड रहना है। इस फ्रेज में एक एनर्जी और अच्छी हेल्थ का सेंस है। अक्सर इसका इस्तेमाल तब भी होता है जब कोई बीमारी के बाद दोबारा एक्टिव हो जाता है। अक्सर इस इडियम का इस्तेमाल तारीफ करने के अंदाज में होता है, खास करके किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जो अपनी उम्र के बावजूद काफी एनर्जेटिक और सोशल हैं। ये उनकी जिंदादिली यानी उनके लाइवली नेचर को हाईलाइट करता है। इससे एक पॉजिटिव इमेज बनती है कि वो शख्स जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है। जैसे कि इस आखिरी एग्जाम्पल में कहा गया है, डिस्पाइट हिज एज ही इज ऑलवेज आउट एंड अबाउट। एवरी नूक एंड क्रैनी, ये मुहावरा उस सिचुएशन के लिए है जब किसी चीज को या किसी जगह को इतनी गहराई से, इतनी बारीकी से चेक किया जाता है कि कोई भी कोना, कोई भी छुपी हुई जगह बाकी ना रहे। नुक और क्रैनी का मतलब ही है हर छोटा बड़ा हिस्सा, हर संभव जगह। तो जब हम इसे यूज करते हैं, इसका मतलब है एक ऐसी सर्च जो बिल्कुल कंप्लीट हो, 100% थॉरो हो। अच्छा, तो इससे इस्तेमाल कब करते हैं? ये अक्सर तब यूज होता है जब सिचुएशन बहुत सीरियस हो, जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन। वहां एक छोटा सा अनदेखा सा क्लू भी पूरे केस को पलट सकता है। इसलिए जांच करने वाले कोई रिस्क नहीं ले सकते। उन्हें हर दरवाजे के पीछे, हर अलमारी के अंदर, हर छुपी हुई जगह देखनी पड़ती है। ऐसी ही सिचुएशन के लिए ये इडियम बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। The police searched every nook and cranny of the house. Tread on someone's toes. अच्छा, ये मुहावरा थोड़ा अलग है। ये इंसानी रिश्तों की बारीकियों के बारे में है। इसका मतलब होता है जब हम अनजाने में, मतलब बिना किसी गलत इरादे के, किसी को ऑफेंड कर देते हैं या उन्हें परेशान कर देते हैं। खास तौर पे तब जब हम उनके काम के एरिया में या उनकी जिम्मेदारियों के दायरे में इंटरफेयर करने लगते हैं। इससे सामने वाले को बुरा लग सकता है, उन्हें एहसास हो सकता है कि हम उनके पर्सनल स्पेस या अथॉरिटी में आ रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में इस ईडियम की अहमियत और भी बढ़ जाती है। सोच के देखिए, एक बिजनेस नेगोशिएशन चल रही है जहां हर इंसान का अपना एक खास रोल है। अगर कोई अपने साथी के काम में बेवजह दखल देता है तो इससे ना सिर्फ टीम की यूनिटी टूट सकती है, बल्कि पूरी डील भी खतरे में पड़ सकती है। तो ये मुहावरा एक तरह की एडवाइस है, एक चेतावनी है कि दूसरों की बाउंड्रीज की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बी केयरफुल नॉट टू ट्रेड ऑन हिज टोज ड्यूरिंग नेगोशिएशंस। इन द सेम बोट, ये एक बहुत ही आम और रिलेटेबल इडियम है। इसका मतलब है जब कुछ लोग एक ही तरह की मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उन सब की प्रॉब्लम एक है, उनका संघर्ष एक जैसा है। इससे एक अपनापन, एक आत्मीयता पैदा होती है। ये जानकर कि इस मुश्किल सफर में कोई अकेला नहीं है, सब साथ हैं। ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस की फीलिंग को बयान करता है। इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। उन सब पर पढ़ाई का दबाव, परिवार की उम्मीदें और अपने फ्यूचर की चिंता सब एक जैसी होती है। भले ही वो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो एक ही स्ट्रगल को जी रहे होते हैं। देर रात तक जागना, वही नोट्स पढ़ना और रिजल्ट का इंतजार करना, ये सब उन्हें एक अनोखे बंधन में बांध देता है। इसलिए उनके लिए ये कहना बिल्कुल सही है, ऑल एस्पिरेंट्स आर इन द सेम बोट। व्हाइट एलिफेंट,
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम है और इसके पीछे एक पूरी कहानी है। कहा जाता है कि पुराने सियाम यानी आज के थाईलैंड में सफ़ेद हाथी बहुत पवित्र माने जाते थे। तो वहाँ के राजा अगर किसी से नाराज़ होते तो उसे गिफ्ट में एक सफ़ेद हाथी दे देते थे। अब वो इंसान उस हाथी से ना तो काम करवा सकता था, ना उसे बेच सकता था, बस उसके खाने पीने और देखभाल में ही उसका सारा पैसा बर्बाद हो जाता था। तो ये इडियम आज हर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो रखने में बहुत महंगी हो, लेकिन जिसका कोई खास फायदा ना हो, उल्टा वो एक बोझ बन जाए। इसका एक मॉडर्न एग्जाम्पल अक्सर बड़े शहरों में देखने को मिलता है। मान लीजिए किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट के लिए एक विशाल, शानदार स्टेडियम बनाया जाता है। उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जब वो इवेंट खत्म हो जाता है तो वो स्टेडियम खाली पड़ा रहता है। उसकी देखभाल का खर्चा हर साल लाखों में आता है, लेकिन उससे कोई आमदनी नहीं होती। वो उस शहर के लिए एक बोझ बन जाता है। द अबैंडन्ड स्टेडियम बिकेम अ व्हाइट एलिफेंट। लुक बिफोर यू लीप, ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, एक बहुत जरूरी सलाह है। इसका सीधा सा मतलब है कि छलांग लगाने से पहले ये देख लो कि कहाँ गिरने वाले हो। यानी कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले उसके अंजाम, उसके नतीजे के बारे में अच्छे से, शांति से सोच लेना चाहिए। ये जल्दबाजी के खिलाफ एक चेतावनी है। ये सलाह जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती है, लेकिन माली मामलों में यानी फाइनेंशियल मैटर्स में ये एक अनिवार्य नियम बन जाती है। पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला, चाहे वो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट हो या एक बड़ी खरीदारी, अगर बिना सोचे समझे लिया जाए तो उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। एक गलत फैसला सालों पीछे ले जा सकता है। इसलिए हमेशा याद रखना जरूरी है, खासकर जब बात पैसों की हो। ऑलवेज लुक बिफोर यू लीप इन फाइनेंशियल मैटर्स। विद फ्लाइंग कलर्स। ये जो फ्रेज है ना, इसका मतलब सिर्फ कामयाब होना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। इसका मतलब है किसी काम में बेहतरीन तरीके से, एकदम शान से सफल होना। जरा इमेजिन कीजिए, पुराने जमाने में जब जहाज कोई जंग जीतकर वापस आते थे तो वो अपने झंडे यानी अपने कलर्स लहराते हुए आते थे। उसी शान और गर्व के साथ सफलता पाने को कहते हैं विद फ्लाइंग कलर्स। मतलब किसी ने काम को ना सिर्फ पूरा किया है, बल्कि इतनी खूबसूरती से किया है कि सारी उम्मीदें पार हो गईं। तो सवाल ये है कि इसे यूज कब करते हैं? सबसे कॉमन इस्तेमाल इसका होता है एकेडमिक रिजल्ट्स या मुश्किल टेस्ट के लिए, जब कोई एग्जाम में बहुत ही अच्छे आउटस्टैंडिंग मार्क्स लाता है। लेकिन इसका दायरा सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं है। मान लीजिए ऑफिस में एक जोरदार प्रेजेंटेशन दी हो या कोई बहुत टफ इंटरव्यू आसानी से क्लियर कर लिया हो। ऐसी कोई भी परफॉर्मेंस जो एक्सेप्शनल हो, वहां ये इडियम बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। चलिए इस सेंटेंस को सुनते हैं। She passed the exam with flying colors. इन अ नटशेल, इसकी तस्वीर ही कितनी इंटरेस्टिंग है ना? एक अखरोट का छोटा सा छिलका यानी नटशेल, और उसके अंदर पूरी की पूरी बात। यही इसका मतलब है। जब आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ हो, एक लंबी कहानी, एक कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट या कोई उलझी हुई सिचुएशन, लेकिन आपको उसे बहुत ही शॉर्ट में, संक्षेप में बताना हो, टू द पॉइंट, तब इस फ्रेज का इस्तेमाल होता है। ये लंबी चौड़ी बातों को छोड़कर सीधे उसके सार या एसेंस पर आने का एक तरीका है। अच्छा, तो इसको यूज कहाँ करें? देखिए, प्रोफेशनल सेटिंग्स में ये बहुत काम आता है। मान लीजिए एक लंबी मीटिंग के की पॉइंट्स बताने हो या किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक क्विक समरी देना हो। और रोजमर्रा की बातचीत में भी जब कोई लंबी कहानी सुनाने के बजाय सीधे पॉइंट पर आना चाहता हो तो इसका यूज कर सकता है। जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत मेहनत हुई पर वो फेल हो गया। अब उसकी लंबी चौड़ी वजह बताने के बजाय एक लाइन में कहना हो तो आप कह सकते हैं, इन अ नटशेल द प्लान फेल्ड ड्यू टू पुअर एग्जीक्यूशन। ऑन अ शू स्ट्रिंग, इसको समझने के लिए इसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। शू स्ट्रिंग यानी जूते का फीता। अब सोचिए, अगर किसी के पास बस इतने ही पैसे हों कि एक जूते का फीता आ सके, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत ही कम पैसा, है ना? तो ये इडियम ऐसी ही सिचुएशन को दिखाता है जहां कोई काम, कोई प्रोजेक्ट बहुत ही कम बजट में एकदम लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ पूरा किया जा रहा हो, जब पैसों की सख्त कमी हो। इसका इस्तेमाल अक्सर नए बिजनेसेस या स्टार्टअप्स के लिए होता है, जो शुरुआत में कम फंडिंग के साथ काम करते हैं। लेकिन यह सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोजेक्ट्स या कोई स्टूडेंट जो कम से कम पैसों में ट्रैवल कर रहा हो, ऐसी हर जगह जहां पैसे बचाकर फ्रूगली काम किया जा रहा हो, वहां ये इडियम एकदम सही बैठता है। एक नए बिजनेस के लिए हम कह सकते हैं, द स्टार्टअप वॉज रन ऑन अ शूस्ट्रिंग बजट। स्टॉर्म इन अ टी कप, इसकी कल्पना ही इसका पूरा मतलब समझा देती है। एक छोटा सा चाय का कप और उसके अंदर एक तूफान। ये कितनी अजीब बात है ना? एक तूफान इतना विशाल और डिस्ट्रक्टिव होता है और एक कप कितना छोटा।
ये इडियम ठीक ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जब मुद्दा यानी जो इशू है वो बहुत छोटा सा हो, गैर ज़रूरी, लेकिन उस पर जो गुस्सा, चिंता या हंगामा हो रहा है वो तूफान जैसा हो। बेसिकली छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। ये इडियम ऐसी सिचुएशंस के लिए यूज होता है जहां लोग छोटी सी बात पे ओवर रिएक्ट करते हैं। सोचिए ऑफिस में इस बात पे बहस छिड़ गई कि कॉफी कौन बनाएगा, और वो बहस इतनी बढ़ गई कि मामला मैनेजर तक पहुंच गया। जब मुद्दा अहम ना हो लेकिन उस पे हल्ला बहुत हो, तब ये फ्रेज बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे सेंटेंस में कहा गया है, द कॉन्ट्रोवर्सी वॉज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। बोन ऑफ कंटेंशन। ये इडियम उस मुख्य विषय या मुद्दे को रेफर करता है जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच झगड़े की असली जड़ हो, वो सेंट्रल पॉइंट जिस पर सारी बहस टिकी हुई है। इसकी इमेज इसके नाम से ही आती है। सोचकर देखिए, दो कुत्तों के बीच एक हड्डी, वो हड्डी ही तो उनकी लड़ाई का कारण है, राइट? उसी एक चीज के लिए वो आपस में झगड़ रहे हैं। तो बोन ऑफ कंटेंशन वही हड्डी है, यानी वो मेन मुद्दा जिस पर सारा विवाद टिका हुआ है। इस फ्रेज का यूज अक्सर गंभीर विवादों के संदर्भ में किया जाता है, जैसे लीगल केसेस में, परिवारों में वसीयत या प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर, या दो देशों के बीच किसी जमीन के टुकड़े पर विवाद। ये वो मूल कारण होता है जिस पर समझौता नहीं हो पा रहा होता। ऐसे में जब दो भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा एक गंभीर मुद्दा बन जाए, हम कहते हैं प्रॉपर्टी डिवीजन बिकेम द बोन ऑफ कंटेंशन। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये एक बड़ा ही दिलचस्प मुहावरा है। इसका इस्तेमाल हम उस सिचुएशन के लिए करते हैं जो जब होती है तो हमें बहुत बुरी लगती है। मतलब पहली नज़र में ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया, कोई नुकसान हो गया, लेकिन काफ़ी समय के बाद जब हम पलटकर उस घटना को देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि वो बुरी लगने वाली बात असल में हमारे लिए अच्छी साबित हुई। उस एक घटना ने हमारे लिए किसी और बेहतर चीज का दरवाजा खोल दिया। तो ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी जो हमें एक बड़ी समस्या या रुकावट लगती है, वो असल में एक छिपा हुआ मौका हो सकती है। इस इडियम को हम हमेशा किसी घटना के हो जाने के बाद ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का रिफ्लेक्शन है। जब हम गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचते हैं, जब कोई मुश्किल दौर बीत जाता है और उसका एक ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट सामने आता है जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, तब हम उस पूरे अनुभव को बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोचकर देखिए, किसी की नौकरी चली गई। उस पल में तो ये बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हो सकता है कि उसी वजह से उस इंसान ने अपना कोई पैशन फॉलो किया, कोई अपना बिजनेस शुरू कर दिया, या उससे पहले से भी कहीं बेहतर नौकरी मिल गई। तब वो कह सकता है, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। शॉट इन द डार्क, इस मुहावरे का मतलब है कोई ऐसा काम करना या कोई ऐसा अंदाजा लगाना जिसके बारे में हमारे पास लगभग कोई जानकारी नहीं है, और इसीलिए उसके सफल होने की उम्मीद भी ना के बराबर होती है। देखिए, ये सिर्फ एक तुक्का नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कोशिश है जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम एक कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे में तीर चलाना, जहां हमें पता ही नहीं कि हमारा निशाना कहाँ जाकर लगेगा, या लगेगा भी या नहीं। तो इस मुहावरे का इस्तेमाल उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए होता है जहां नतीजे का कुछ पता नहीं होता, खासतौर पर जब तैयारी की बहुत ज्यादा कमी हो। ये उस काम में शामिल हाई रिस्क और अनसर्टेनिटी पर जोर देता है। कोई भी ऐसी कोशिश जहां सफलता की कोई गारंटी ना हो और वो बस एक छोटी सी उम्मीद के सहारे की जा रही हो, उसे शॉट इन द डार्क कहा जा सकता है। इससे ये भी पता चलता है कि कोशिश करने वाला खुद भी इस बात को जानता है कि उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम हैं। जैसा कि ये वाक्य कहता है, अप्लाइंग विदाउट प्रिपरेशन इज अ शॉट इन द डार्क। डेविल्स एडवोकेट। जब कोई डेविल्स एडवोकेट बनता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सच में आपकी बात से सहमत नहीं है। नहीं, बल्कि वो व्यक्ति जानबूझकर डिलिबरेटली किसी आइडिया या प्लान के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स देता है। और ऐसा क्यों करता है? ताकि उस आइडिया को हर एंगल से परखा जा सके। ऐसा करने से उस प्लान की कमजोरियां क्या हैं, उसकी मजबूतियां क्या हैं, दोनों ही सामने आ जाती हैं। ये किसी भी डिस्कशन को बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ताकि कोई भी फैसला लेने से पहले हम हर मुमकिन पहलू पर सोच लें। तो इस फ्रेज का इस्तेमाल किसी बातचीत में एक चैलेंजिंग पॉइंट को बहुत ही पोलाइट तरीके से रखने के लिए किया जाता है। ये कहकर जो बोलने वाला है वो ये साफ कर देता है कि उसका इरादा बहस करना या किसी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि उसका इरादा क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। इससे सामने वाले लोग डिफेंसिव नहीं होते, उन्हें बुरा नहीं लगता और डिस्कशन ज्यादा प्रोडक्टिव बनता है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट फॉर अ मोमेंट। लंप इन द थ्रोट,
ये मुहावरा एक फिजिकल फीलिंग के बारे में है। जब बहुत ज्यादा गहरी भावनाओं की वजह से हमारे गले में एक गांठ या भारीपन सा महसूस होता है, ये उस एहसास को बताता है और ये हमारे शरीर का एक नेचुरल रिएक्शन है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा दुख में या किसी के लिए बहुत ज्यादा आभार मतलब ग्रैटिट्यूड महसूस होने पर या फिर गर्व महसूस होने पर होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जब कोई इंसान इमोशन से इतना भर जाता है कि उसके लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि आवाज गले में ही अटक गई हो। इसका इस्तेमाल उस एक पल को, उस मोमेंट को बताने के लिए किया जाता है जब कोई भावनाओं से इतना भर जाए कि उसकी आवाज ही न निकले। ये हमारी अनकही फीलिंग्स का एक बहुत ही पावरफुल शारीरिक अनुभव है। खास तौर पर किसी को विदा करते समय, कोई इमोशनल मूवी देखते हुए या किसी की कामयाबी पर बेहद खुश होते हुए ऐसा महसूस होना बहुत आम बात है। जैसा कि इस वाक्य में बताया गया है, शी फेल्ट अ लंप इन हर थ्रोट ड्यूरिंग द फेयरवेल। अ डाइम अ डजन इस मुहावरे का सीधा सा मतलब है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा आम है, हर जगह बहुत आसानी से मिल जाती है और इसी वजह से उसकी कोई खास वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं है। इसे समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अमेरिका में डाइम 10 सेंट के सिक्के को कहते हैं, जिसकी कीमत बहुत कम होती है। तो अगर कोई चीज़ एक डाइम में 1 दर्जन यानी कि 12 मिल रही है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ बहुत ही साधारण है, उसमें कुछ भी खास या यूनिक नहीं है। इस इडियम का इस्तेमाल अक्सर किसी चीज़ को ये कहकर खारिज करने या डिसमिस करने के लिए किया जाता है कि वो ओरिजिनल या क्रिएटिव नहीं है। ये कहने का एक तरीका है कि अरे ऐसी बातें या चीज़ें तो बहुत हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। इसका प्रयोग किसी चीज़ के महत्व को कम करने के लिए होता है, खासकर जब उसमें ओरिजिनलिटी की कमी हो। जैसे कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय के बहानों को सुनकर सोच सकता है कि ऐसे बहाने तो सब बनाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तब वो कह सकता है, सच एक्सक्यूजेज आर अ डाइम अ डजन।